2014 के बाद से एफआईआर का खेल शुरू हो गया है। और आप कल्पना कीजिए कि अगर बीजेपी की सरकार बदल गई तो क्या होगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अमित मालवीय बीजेपी आईटी सेल के हेड हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। इससे पहले प्रियंक खड़गे ने जेपी नड्डा और अमित मालवीय के खिलाफ शिकायत दी थी। अब जाकर कांग्रेस के एक नेता हैं रमेश बाबू, उनके कहने पर बेंगलुरु के एक पुलिस ने 153A, 120B, 505(2) और 34 आईटी एक्ट के तहत बीजेपी के आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है। सोचिए ये सब खेल कब शुरू हुआ। आपको याद नहीं होगा तो मैं याद दिला दूं। प्रशांत कनौजिया दलित समाज का एक पत्रकार था। यूपी पुलिस ने एफआईआर किया, उनको उठा के ले गया, जेल में बंद कर दिया। सोचिए जिग्नेश मेवानी एक दलित समाज के युवा कांग्रेस के विधायक थे, उन पर प्रधानमंत्री को लेकर एक बयान को लेकर केस दर्ज हुआ। असम पुलिस उनको उठा कर ले गई। सिद्दीकी कप्पन याद होगा आपको, उमर खालिद, शर्जील इमाम, खालिद सैफी, न जाने ऐसे अनगिनत नाम है, मिरान हैदर। जब जहां जैसे चाहा बीजेपी शासित राज्यों में एफआईआर हुआ और उसको उठा के ले गई पुलिस। लेकिन अब विपक्षी पार्टियों ने भी पलटवार करना सीख लिया है। सोचिए तमिलनाडु की सरकार और बिहार सरकार में मनीष कश्यप नाम के एक यूट्यूबर पर एफआईआर हुआ और उनको उठा के ले गया। आज भी वो जेल में है। आप सोचिए कोई नहीं बचाने आया। जब देश बनाना रिपब्लिक बन जाएगा तो जिसके हाथ में ताकत, वो उस ताकत का इस्तेमाल करेगा। क्या आपको नहीं लगता है कि इस पॉलिटिकल अमित मालवीय पर ये पॉलिटिकल एफआईआर है? बिल्कुल पॉलिटिकल एफआईआर है। अब राजनीति में वो वक्त भी नहीं रहा। सोचिए राहुल गांधी के एक पॉलिटिकल भाषण को लेकर एफआईआर दर्ज हुआ, कंप्लेन हुआ, उनकी सदस्यता चली गई। अब ये फहरिस्त आगे बढ़ेगी, लगातार बढ़ेगी। राजस्थान में 2 एंकर अमन चोपड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ था। खैर उनको जमानत मिली, उनके पास पावर है, बच गए। एक और जी न्यूज के एंकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ था। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आप नेता हो या पत्रकार हो या देश के कोई भी आम आदमी हो या बड़े रसूखदार आदमी हो, अगर आप देश में बनाना रिपब्लिक बनाएंगे तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। सोचिए जब किसी एससी एसटी ओबीसी के साथ अन्याय होता है, जब तमाम पत्रकार जो बीजेपी से सवाल पूछते हैं उन पर एफआईआर होता है, जब बीजेपी के खिलाफ दूसरे पॉलिटिकल पार्टी पर एफआईआर होता है। अब तो स्थिति ये हो गई है कि इनकम टैक्स ईडी जिसके खिलाफ जांच करती है, तमाम विपक्षी दल उसको ईमानदार का तमगा दे देते हैं। लेकिन इससे पहले क्या होता था, जब सीबीआई, इनकम टैक्स ईडी कांग्रेस के राज में जब बहुजन नेताओं पर कार्रवाई करती थी तो ये टीवी अखबार उनको भ्रष्ट कहते थे और उनका अपना समाज भी उनको भ्रष्ट मान लेता था। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, एफआईआर का मतलब भ्रष्ट होना नहीं होता है। सोचिए इस देश में कैसे किसी पर एफआईआर हुआ और उसको आतंकी कहा जाने लगता है अगर वो मुसलमान हो। कोई एफआईआर हुआ अगर वो आदिवासी है तो उसको नक्सलवादी कहा जाता है। अगर एफआईआर हुआ वो दलित पिछड़ा है तो उसको उपद्रवी कहा जाता है। मतलब एफआईआर होते ही उसको दोषी मान लिया जाता है। मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश में कानून है, आईपीसी की धाराएं हैं, कोर्ट कचहरी है। तमाम विसंगतियों के बाद अभी भी बाबा साहब के संविधान पर लोगों को भरोसा है और उनको कहते हैं कि हम कोर्ट में आपको देख लेंगे। तो सूर्य कुमार जो कि उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने कहा है कि हम इसको कोर्ट में चैलेंज कर। लेकिन सोचिए आप कल्पना कीजिए, मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूं कि जिस तरह से पिछले 2009 के बाद राजनीतिक घटनाक्रम बदली है और सोचिए 2014 तक अगर कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर किया होता, तो किरण बेदी के खिलाफ एफआईआर किया होता, तो बीके सिंह के खिलाफ एफआईआर किया होता, तो उन तमाम आंदोलनकारियों कुमार विश्वास के खिलाफ एफआईआर किया होता, तो मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर किया होता, तो लेकिन कांग्रेस ने नहीं किया। अब वो कांग्रेस के दौर में सिर्फ दलित, पिछड़े, आदिवासी नेताओं पर एफआईआर होता था। लेकिन मोदी जी के आते ही ये घटना बदल गई। पत्रकार क्या, नेता क्या, अभिनेता क्या, जो शूट नहीं किया सबके खिलाफ एफआईआर।
और अब सारे पॉलिटिकल पार्टियों को और सत्ताधारी दलों के मुंह में खून लग गया है। तमिलनाडु की खबर थी, तमिलनाडु सरकार को सूट नहीं किया तो उसने उठा लिया उस तिवारी को, त्रिपुरारी तिवारी उर्फ मनीष कश्यप को। यूपी सरकार को सूट नहीं किया तो उठा लिया प्रशांत कनौजिया को। कल कोई मुझे भी उठा लेगा, लेकिन सवाल ये है कि ये लाइन कहाँ जाके रुकेगी। इसकी वजह इस देश का टीवी, अखबार और मीडिया। जब पत्रकार इस देश में सरकार से सवाल पूछते थे तो सरकारें डरती थी गैरकानूनी काम करने से, भ्रष्टाचार कम करने से, महंगाई पर ध्यान देती थी, देश की सीमा की सुरक्षा पर चाक चौबंद इंतजाम होता था, सेना की बेहतरी के लिए काम होता था, भारत की आर्थिक मंदी के लिए काम होता था। लेकिन जब से मीडिया ने सरेंडर कर दिया है और वाहवाही करने लगे हैं, तब से ये सारी समस्या शुरू हो गई है। लेकिन मैं तो उस अनजाने डर से डर रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि ये सरकार बदल गई, और जिस तरह से कांग्रेस का बहुत बुरा अनुभव रहा है, कांग्रेस बहुत बुरे तरीके से सरकार चलाने के लिए माहिर रही है। इस देश में कांग्रेस के लोगों ने चुनी हुई सरकारें बदली है, चाहे वो शरद पवार की सरकार को बर्खास्त करना हो, इंदिरा गांधी ने किया था, नेहरू जी ने कई सरकारें बर्खास्त की थी, कांग्रेस ने इमरजेंसी भी लगाया। बड़ा ब्लैक रिकॉर्ड है कांग्रेस का। अगर गलती से कांग्रेस सत्ता में आ गई तो फिर क्या होगा, इसका आप अंदाजा लगाइए। उन पत्रकारों का, उन तमाम लोगों का जो आज पार्टी विशेष के नाम पर अपने अपने जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, तमाम इंस्टीट्यूशन में जो लोग बैठे हैं, जो जाति देखकर, धर्म देखकर या पार्टी देखकर काम कर रहे हैं, वो तमाम पत्रकार जो धर्म देखकर, जाति देखकर या पार्टी देखकर काम कर रहे हैं, जो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, संवैधानिक जिम्मेदारी को भूल चुके हैं, क्या उनके खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई नहीं होगी? और कांग्रेस का बड़ा खराब ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इस मामले में। इमरजेंसी कांग्रेस ने लाई, चुनी हुई सरकारें बर्खास्त कांग्रेस करती थी, तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी नेताओं को कांग्रेस ने फंसाया है। कहीं यही खेल 2024 के बाद अगर कांग्रेस ने शुरू कर दिया, अगर सत्ता में गठबंधन में आ गए या सत्ता में आ गए तो क्या होगा? मैं इसलिए कह रहा हूं, इस देश को बनाना रिपब्लिक मत बनने दीजिए। चाहे कोई मुसलमान हो, दलित हो या पिछड़ा हो या आदिवासी हो, चाहे वो किसी धर्म, किसी जाति का हो, चाहे वो जिग्नेश मेवानी हो या प्रशांत कनौजिया हो, चाहे वो त्रिपुरारी तिवारी उर्फ मनीष कश्यप ही क्यों ना हो, चाहे वो मिरान हैदर हो, शर्जील इमाम हो, उमर खालिद हो, खालिद सैफी हो, चाहे वो अनिल तेल तुमरे हो, चाहे वो गौतम नौलखा हो, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। सबके साथ मेरिट के आधार पर न्याय होना चाहिए। किसी को भी आपके वैचारिक असहमति के लिए, आपकी राजनीतिक अस्वीकारता, आपकी राजनीति से मैं सहमत नहीं हूं तो क्या मुझे जेल में डाल देंगे? और सबसे बड़ा सवाल है कि उन पत्रकारों का क्या होगा जो आज बिन के धुन पर नागिन डांस कर रहे हैं। उनको लगता है कि बिन बज रहा है, मतलब सरकार उनके हिसाब से बिन है और वो नागिन डांस कर रहे हैं, उन्हीं के पास सिर्फ विष है। तो ऐसा नहीं हो सकता है, खेल बदल भी सकता है। और जिस दिन खेल बदल जाएगा, मुझे उस दिन की चिंता हो रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आज भी सत्ता के खिलाफ हूँ, सत्ता से सवाल पूछता हूँ, सरकार के प्रति नहीं, जनता के प्रति जिम्मेदार हूँ। मैं उस दिन भी सरकार से सवाल पूछूंगा, उन तमाम पीड़ित पत्रकारों के साथ खड़ा रहूंगा, क्योंकि पत्रकारिता का मतलब होता है न्याय के पक्ष में खड़ा होना, जनता के लिए सरकार से सवाल पूछना। 5W1H, इस देश के प्रति जिम्मेदारी, जनता के प्रति जिम्मेदारी, संविधान के प्रति जिम्मेदारी, सेना के प्रति जिम्मेदारी, पड़ोसी देशों से जो एथिक्स है, जो नैतिक जो मीडिया के टर्म एंड कंडीशंस है, उसके प्रति जिम्मेदारी, न कि किसी की चाटुकारिता करना। तो सोचिए, आप लोग कल्पना कीजिए कि अगर सरकार पलट गई, बदल गई, तब क्या होगा। इसलिए आज कोई हो, अगर किसी को भी बदले की भावना से परेशान किया जा रहा है, राजनीतिक पॉलिटिकल वेंडेटा, राजनीतिक बदले की भावना से काम किया जा रहा है, जाति या धर्म के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उसकी हाँ में हाँ मत मिलाइए। कल हो सकता है कि खेल पलट जाए और कल आपकी बारी आ जाए। मैं फिर कह रहा हूं, अमित मालवीय के खिलाफ भी जो ये FIR हुआ है वो पॉलिटिकल वेंडेटा है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है। ठीक उसी तरह जिस तरह से
मिरान हैदर के साथ हुआ, जिस तरह से सिद्दीकी कप्पन के साथ हुआ, जिस तरह से प्रशांत कनौजिया के साथ हुआ, जिस तरह से जिग्नेश मेवानी के साथ हुआ और जिस तरह से त्रिपुरारी तिवारी के साथ हुआ। मैं इसलिए कह रहा हूं कि केस के मेरिट पर होना चाहिए। बस त्रिपुरारी तिवारी वाले मामले में ये था कि वो बिल्कुल फेक खबर फैला रहे थे, झूठी खबर फैला रहे थे। लेकिन सवाल है कि इस देश का कौन सा टीवी, अखबार और पत्रकार झूठी खबर आज के डेट में नहीं फैला रहा है? तो सिर्फ त्रिपुरारी तिवारी ही क्यों? लेकिन उस मामले में कई एफआईआर, मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश को बनाना रिपब्लिक होने से बचाइए, इस देश का संविधान के प्रति सचेत रहिए, और तब तक संविधान है, नहीं तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ हो जाएगी। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस का जो 7 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है उसके सामने तो बीजेपी कुछ भी नहीं है। सोचिए अगर एक कांग्रेसी सत्ता में आ गए तो ये क्या करेंगे। इसलिए अभी भी वक्त है इस देश के तमाम वो लोग जो किसी न किसी संवैधानिक पद पर हैं या पत्रकार हैं, वो सबको जाति और धर्म से उठकर संविधान के दायरे में देखें। न्याय को न्याय और अन्याय को अन्याय कहें, तभी जाकर ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता दूर होगी। ये जो राजनीति के बदले की भावना से जो कोर्ट कचहरी हो रहा है, पुलिस का इस्तेमाल हो रहा है, एफआईआर मतलब क्या हुआ? अपनी ताकत का दुरुपयोग, पुलिस का गलत दुरुपयोग। तो लगातार राजनीति में जो पॉलिटिकल वेंडेटा है, जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, बदले की भावना की जो कार्रवाई है, वो बढ़ती जा रही है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि क्या होगा अगर जिस तरह से आज का टीवी, अखबार, पत्रकारिता कर रहा है सरकार के पक्ष में, जनता के मुद्दों को भूलकर, महंगाई, बेरोजगारी, अगर ये सरकार बदल गई, मान लीजिए अगर सरकार बदल गई, तो ये पत्रकार क्या करेंगे? फिर जो सरकार आएगी उसके साथ हो जाएंगे, फिर इनके लिए जनता अहम नहीं रहेगा। और क्या जो विपक्षी सरकार आएगी, जिसको लगातार ये टीवी, अखबार वाले ट्रोल कर रहे हैं, बदनाम करते हैं, क्या वो बदले की भावना से कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।